तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है और इसको करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। क्या लिखा हुआ है जरा गौर से देखिएगा। हमारे पास ये 2D मोशन है। सपोज ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। तो इसमें दो बाउंड्रीज बनाती है। इसका मतलब एक बाउंड्री थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर है और दूसरी बाउंड्री थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर है। ठीक हो गया। एट सोर्स आर इक्वल टू ए दूरी पर ओरिजिन से और थीटा तो दोनों में ही जीरो है। आप देख ही रहे हैं। तो मान लेता हूं मैं कहीं पर सपोज ये सोर्स है। तो यहाँ पर एम स्ट्रेंथ का सोर्स है। ऐसे ही आर इक्वल टू बी पर अब पता नहीं है कि ए ज्यादा है या बी ज्यादा है, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, आप कहीं भी मान लो। तो यहाँ पर एक उतनी ही कैपेसिटी का सिंक। ध्यान से देखिएगा। और अगर ये दो फिक्स बाउंड्रीज हैं तो इन बाउंड्रीज से बाहर फ्लो नहीं होगा। इन बाउंड्रीज को आगे जितना बढ़ाना है बढ़ा लीजिए। इसी के बीच में ही फ्लूइड मोशन होना है। तो हम दोबारा पढ़ते हैं। बिटवीन टू फिक्स्ड बाउंड्री थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर एंड माइनस पाई बाई फोर there is a two-dimensional liquid motion due to a source of strength m at the point this and an equal center at this। तो स्ट्रीम फंक्शन या साई हमें निकालना है। बच्चों ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। करना क्या है, हम लोग इसमें आ, आप इन दोनों बाउंड्रीज को प्लेन मिरर की तरह ट्रीट करेंगे जैसे ऑप्टिक्स में होता था। तो ऑप्टिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो मिरर अगर हैं और उनके बीच का एंगल थीटा हो और इस बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसकी टोटल कितनी इमेजेस बनती थी, याद है? हेलो। ऐसा पढ़ा है बच्चों ऑप्टिक्स में? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। अगर दो मिरर हैं, ये 10वीं क्लास में मिल जाएगा आपको। दो प्लेन मिरर हैं, थीटा एंगल पे एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 360 अपॉन थीटा माइनस वन। तो थीटा उसी उसमें रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो अगर थीटा 90 होगा तो कितनी इमेजेस बनेंगी? थ्री सर। हाँ, 90 रख लो थीटा की जगह। तो 360 कटेगा चार बार, माइनस वन तीन इमेजेस। ऐसे ही बेटा अगर दो पैरेलल मिरर हो जाएं, दो मिरर पैरेलल हो और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो कितनी इमेजेस बनेंगी? सर एक एक ही ही बन। बनेगी। अगर दोनों पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा तो इनफाइनाइट बनेंगे। तो 180 नहीं होगा? पैरेलल के बीच तो जीरो हुआ ना। 180 तो एक ही हुआ तब जाके बनेगा। अगर 180 हो जाएगा तो वो दोनों एक ये पूरा का पूरा सीधी लाइन में आ जाएगा, फिर ऐसे मिरर हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो 180 में आपके पास एक ही इमेज बनेगी, उतनी ही पीछे। यही तो पढ़ते हैं। यस सर। तो इतना ही हो पाएगा। लेकिन मजेदार स्थिति यह है कि मैं इस कंसेप्ट का यूज नहीं करने जा रहा, ये वाला। अच्छा, आप लोग जब नाई के यहाँ देखते हैं, बार्बर के यहाँ, तो ये बता दूं कि वो 100% पैरेलल नहीं होते मिरर, जो आगे पीछे लगे होते हैं, आप देखिएगा।
और हाँ, काफी हद तक पैरेलल है, तो भी आपको बहुत सारी इमेजेस दिखेंगी, गौर से देखिएगा। तो ये थोड़ा इमेज फॉर्मेशन पे बेसिक चीज है। लेकिन मैं इसका यूज ही नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ट्रांसफॉर्मल मैपिंग जो होती है, मैं उसका यूज कर रहा हूँ। आपके पास जो अभी एक्स वाई प्लेन है, जिसको आप जेड प्लेन भी बोलते हो, और उस जेड को आप एक्स और वाई के फॉर्मेट में जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कहते हैं, मैं इसको एक नए सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ। और इसको मैं जाई बोलूंगा, इसको ईटा। तो ये प्लेन जीटा हो जाएगा। जैसे एक्स वाई था तो जेड बोला, तो जाई और ईटा हो गया तो चीटा कहते हैं। और इस चीटा ट्रांसफॉर्मेशन को मैं ले ले रहा हूँ जेड स्क्वायर। और मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको प्लेन मिरर ही बनाने जा रहा हूँ। जीटा इक्वल टू जेड स्क्वायर है। और ये इतना आसान है कि अगली बार आप खुद ही बता देंगे कि क्या लेना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जेड को राइट साइड हो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आपने आर ई की पावर आई थीटा लिख लिया। तो लेफ्ट साइड जीटा को कैपिटल आर ई की पावर आई फाइव मान लेते हैं। ये मान लिया हम। तो बच्चों, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, आर ए टू द पावर आई फाइव। अच्छा, फाई के साथ भी बड़ी परेशानी है। फाई यहाँ वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए होता है। चलो, जहां आएगा फिर देख लेंगे। तो ये आर स्क्वायर टी टू द पावर आई टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आर का मतलब स्मॉल आर स्क्वायर, कंपेयर करिए, और फाई का मतलब टू थीटा। तो इफ थीटा जो आपका था, दो बाउंड्री वो प्लस माइनस पाई बाई टू है, तो फाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई। हेलो, ये ठीक है? नहीं, प्लस यस माइनस पाई बाई फोर था ना, तो प्लस माइनस पाई बाई टू पे आ जाएंगे। तो बच्चों, जो नया है वो कैपिटल आर और फाइव में है, तो उसमें फाइव इक्वल टू एट तो माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, ये वाला। और एट फाइव इक्वल टू प्लस पाई बाई टू ऊपर वाली लाइन, मतलब ओरिजिन से। तो अब आप बताइए, आपने खींच के इसको प्लेन मिरर जैसा बना दिया या नहीं बना दिया? यस सर। हम्म। भाई, इतना ही समझना होता है बेटा। अच्छा, जब स्मॉल आर स्मॉल ए के बराबर था, तो कैपिटल आर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला जो है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कहाँ लिखा जाए, यहाँ पर सोर्स है प्लस एम, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए स्क्वायर कॉमा जीरो। और ऐसे सिंक था एक, उसके कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर कॉमा जीरो। क्या सभी लोगों को ये भी क्लियर हुआ? स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन देखिए, बस हो गया। यस सर। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, प्लेन मिरर क्यों बनाया? अब सवाल ये उठेगा। प्लेन मिरर में आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट अगर आपके सामने रखा हो तो ठीक उसकी इमेज उतनी ही पीछे बनती है। अब आपकी बाकी इमेजेस का झंझट खत्म हो गया। तो भाई, जो ए है उसकी जो इमेज बनेगी, ए डैश मान लो, वो सेम उसी टाइप की बनेगी। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस ए स्क्वायर कॉमा जीरो। और ऐसे ही जो दूसरा है, बी डैश मान लेते हैं, वहां पर सेंटर की इमेज बनेगी और उसकी दूरी ओरिजिन से माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो। क्योंकि आपने इसको प्लेन मिरर की तरह कन्वर्ट कर दिया, तो जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेजेस। तो अब आपके पास ये सिस्टम हो गया, दो सोर्स दो सिंक। बाउंड्री है बेसिकली, जैसा इधर है वैसा उधर भी होगा, और बीच में बाउंड्री है तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। क्या मैं इतना समझा पाया? यस सर। बाकी लोगों को भी क्लियर है ये?
यस सर। Yes, sir. अच्छा, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग इसको सेव कर लीजिए। मैं अब इन चारों के बारे में लिख देता हूँ। अच्छा, यहां से एट चीज और मान लो किसी पर अगर अब इससे समझ जाओ कहीं पर जो किसी और सवाल में अगर बाउंड्रीज प्लस माइनस पाई बाई थ्री दे रखी है। दूसरा कोई सवाल ले लेते हैं, एक बाउंड्री पाई बाई थ्री है, दूसरी माइनस पाई बाई थ्री। तो आप थ्री देख के समझ जाओ भाई, जेड क्यूब ले लो। या अगर एक जीरो ले लो और एक पाई बाई थ्री ले लो, अब ठीक है। एक बाउंड्री ये और एक बाउंड्री ये। और अगर आप इस बार जीटा इक्वल टू जेड क्यूब ले लें तो एट तो पाई पे आ जाएगा, एट जीरो पे ही रहेगा, तो प्लेन मिरर फिर हो जाएगा। यस सर। एंगल में मैं ये अगले सवाल और बाकी के सवालों में बता दे रहा हूँ हिंट। आपको जो बाउंड्री है उसको प्लेन मिरर में कन्वर्ट करना है। और बच्चों ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, इतने से काम चल जाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी पे काम बात करना उचित नहीं है। चलिए, अब मैं आपको ये लिखा रहा हूँ कि सिस्टम क्या बन गया इन चारों जो बने हैं अब इनके बारे में। तो हम लिख लेते हैं, चलिए लिखेंगे इन जीटा प्लेन वी हैव। क्या क्या है जानबूझ के लिखा रहा हूं मैं ये पॉइंट ताकि कभी याद रहे। अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, पहला वाला पहला सोर्स ए पर, स्ट्रेंथ एम। एम एट ए। ए का मतलब ए स्क्वायर क्रोमा जीरो। सेकेंड, a source of strength m at a dash minus a square comma zero। ठीक है। तीसरा, a sink of strength minus m at b square comma zero। और चौथा, a sink of strength minus m at b dash minus b square comma zero। So complex potential will be potential will be। अच्छा बेटा, आप लोगों ने ये पढ़ा है W इक्वल टू सोर्स की वजह से माइनस एम लॉग ऑफ जेड माइनस ए। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो किसी सोर्स की वजह से आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिलता है, और यहाँ पर सोर्स ए पर होता था, याद है। यस सर। Yes, sir. तो बच्चों ये ए पर होता था तो ए आता था, अब ए स्क्वायर पर है, ध्यान देना है। तो मैं W इक्वल टू लिख रहा हूँ सोर्स की वजह से माइनस एम लॉग ऑफ जेड माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये ठीक है। यस सर। अच्छा, ये जीटा है, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा। जीटा प्लेन की बात हो रही तो जेड प्लेन की बात थी तो जेड आता था, तो जीटा प्लेन की बात है तो जीटा आएगा, जीटा माइनस दिस। फिर क्या आएगा बच्चों ऐसे ही, माइनस एम लॉग ऑफ Sir, जीटा प्लस। zeta plus a square. ए स्क्वायर का स्क्वायर, उसी लॉजिक को पकड़ो बस, ठीक है। ये तो हो गया दो सोर्सेज की। अब सिंक की वजह से माइनस एम थी जो प्लस एम आएगा, लॉग ऑफ जीटा माइनस बी होता था, बी थी जो बी स्क्वायर है। यार मैंने स्क्वायर क्यों किया होगा।
स्क्वायर तो हो तो गया। बी की जो मतलब जहां पर ए था वहां ए स्क्वायर आना था, जहां बी था वहां बी स्क्वायर, बस सॉरी। और ऐसे प्लस एम लॉग ऑफ जीटा प्लस बी स्क्वायर। क्या ये समझा पाया मैं आप लोगों को? यस सर। यस अच्छा, तो बच्चों है कुछ नहीं यार उसमें ऐसा। डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ लेफ्ट साइड में? 5 + i इक्वल टू माइनस एम लॉग। अब आप वापस ओरिजिनल में जीटा की जो क्या लिखेंगे बच्चों? सर जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर। बस हो गया यार, जो करना था। बाकी अब सिंप्लीफिकेशन है। एम जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपको सवाल आ गया, फिर अब कुछ नहीं करना है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया और वापस फिर ओरिजिनल पे ले आए आप। तो अब खाली सिंप्लीफाई करना है। एम लॉग जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। तो बल्कि दोनों को कॉमन ले लूं अगर मैं एम शुरू के दोस्त को, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ जेड की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। और बाद वालों को भी एम लॉग जेड की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ऐसा हो जाएगा या नहीं, देखो तो। यस सर। अब इसको ना पोलर में चेंज करना, क्योंकि हमें साई निकालना है, रियल इमेजिनरी सेपरेट करना पड़ेगा। तो माइनस एम लॉर्ड जेड इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, तो आर ई की पावर आई थीटा की पावर 4, तो आर की पावर 4 आई 4 थीटा सीधे ही लिख देता हूँ अब। माइनस ए टू द पावर 4 प्लस एम लॉग ऑफ आर की पावर 4 ई की पावर आई 4 थीटा माइनस बी की पावर 4। साइड में लिख देते हैं, जहां पर जेड की जो हमने रख दिया आर ई की पावर आई थीटा। तो बच्चों आप लोग जानते हैं ई की पावर आई थीटा को क्या लिख सकते हैं ऑयलर थ्योरम से? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आई साइन थीटा, तो ई टू द पावर 4 थीटा है। ठीक है, तो 5 + i साइन, तो माइनस एम लॉग ऑफ आर की पावर 4 क्रॉस 4 थीटा माइनस ए टू द पावर 4, ये 8 साथ आया ना, प्लस आई आर टू द पावर 4 साइन 4 थीटा, ये दूसरे में आएगा। अच्छा, तो दो ब्रैकेट लग जाएंगे, ये हो गया। ऐसे ही दूसरे में भी प्लस एम लॉग ऑफ आर टू द पावर 4 क्रॉस 4 थीटा माइनस बी टू द पावर 4, 8 साथ प्लस आई आर टू द पावर 4 साइन 4 थीटा। ये कैलकुलेशन पोर्शन है बेटा, तो कोई बड़ी बात नहीं। जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं आप क्योंकि इतनी जगह बची नहीं, अगले पेज में करूंगा, तो मैं इसमें फॉर्मूला बता देता हूँ यार। अगर कभी लॉग ऑफ एक्स प्लस आई आयोटा वाई का रियल इमेजिनरी सेपरेशन, हम लोग यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की तरह प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू के चक्कर में नहीं पड़ते, केवल प्रिंसिपल वैल्यू ही ले रहे हैं। तो ये होता था हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो मीनिंग समझिए, वाई अपॉन एक्स का मतलब इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ये लिखना है अब। और बहुत बड़ा लिख के कुछ मिलना भी नहीं है, मुझे केवल साई चाहिए बस। मुझे साई की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं साई पे ज्यादा फोकस करूंगा। अब हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला रियल पार्ट है, वो फाई है, वो पूछा ही नहीं है, तो मैं भी इंटरेस्टेड नहीं।
तो अगर यहां तक समझ में आया है तो मैं सीधे सीधे साई की वैल्यू लिख रहा हूँ। क्या होगी यार, जरा बता सकते हो? आप इक्वेट करें रियल इमेजनरी और इमेजनरी को लेके चलें, तो साई इक्वल टू -m टेन tan इनवर्स inverse हम्म a to the power 4 upon r⁴ होगा ना, r to the power 4 sin 4 theta upon r साइन to the 4 power 4 थीटा upon r to the power 4 cos 4 theta माइनस minus a to the power 4 4 और प्लस में m टेन इनवर्स। आप लोगों को मैंने जो सवाल बीच में भेजा था वो ऐसे यही था शायद ना, या ऐसा ही था? पेपर भेजा था ना बेटा, उसमें फ्लूइड का पेपर भी था। अरे वो रियल टोपोलॉजी कई चीजों का पेपर था उसमें, yes sir नहीं yes भेजा sir था क्या? तो ठीक हो गया, हमने सब ये भी कर दिया। अब क्या करना हुआ? अब इसको सॉल्व करना हुआ, कुछ नहीं, साई इतना भी निकाल दें तो भी ठीक। और एम कॉमन ले लीजिए, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, माइनस वाला बाद में। अब ढेर सारी कैलकुलेशन का जिसको मन करे। r⁴ साइन 4 थीटा, ये बेवकूफी वाला काम है मेरा। r⁴ कॉस 4 थीटा माइनस b⁴ माइनस टेन इनवर्स। इतना काम तो पहले ही हुआ था। r⁴ साइन 4 थीटा अपॉन r⁴ कॉस 4 थीटा माइनस a⁴। चलो 8 सवाल कर ही लेते हैं। m टेन इनवर्स क्या हो जाएगा भाई? x माइनस वाई x minus y upon 1 साइन 4 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऐसी कैलकुलेशन छोड़ी भी जा सकती है ना, मैं कह सकता हूँ कि आप लोग खुद करें। चलो एक है तो आप कर देते हैं, x माइनस वाई r⁴ साइन 4 थीटा अपॉन r⁴ कॉस 4 थीटा माइनस a⁴ अपॉन 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट r⁴ साइन 4 थीटा अपॉन r⁴ कॉस 4 थीटा माइनस b⁴ इंटू r⁴ साइन 4 थीटा अपॉन r⁴ कॉस 4 थीटा माइनस a⁴। तो ये केवल अब टाइम पास वाले काम हुए, कुछ नहीं है इसमें। एक बड़ा सा टर्म है, आ जाएंगी उसको मैं सीधे सीधे किताब वालों ने सॉल्व करके कुछ लिखा होगा, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ सवाल था शायद मेरे ख्याल से, तो मैं वो लिख दे रहा हूँ बेटा। अच्छा माइनस एम कर रखा है तो ठीक है यार, -m कॉमन लोगे तो पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म आ जाएगा। r⁴ a⁴ मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ, बस हो गया। आप लोग करिएगा कि ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा। साइन 4 थीटा केवल एलसीएम लेके सॉल्व भी तो करना है। r⁴ 8 माइनस r⁴ a⁴ प्लस b⁴ कॉस 4 थीटा प्लस a⁴ इंटू b⁴। बच्चों ये सबसे आसान कैटेगरी के क्वेश्चन से हैं, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन एक बार के लिए मैं मान सकता हूँ ना, बाकी कुछ नहीं है। मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं, जरा सा पीछे जा रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन ये था कि दो फिक्स बाउंड्रीज हैं और उनके बीच एक सोर्स और एक सेंटर रखा हुआ है।
तो आपको स्ट्रीम फंक्शन निकालना है। तो मेथड समझिएगा, जो बाउंड्रीज हैं आप उनको हमेशा एक प्लेन मिरर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे भाई प्लेन मिरर में कन्वर्ट? प्लेन मिरर का फायदा यह है कि फिर जो ऑब्जेक्ट सामने जितनी दूरी पर रखा जाता है उसकी इमेज उतना पीछे बनती है। 10वीं क्लास का कंसेप्ट है। अगर आप इस कंसेप्ट को यूज नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, फिर दो इंक्लाइंड मिरर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 360/θ-1। तो फिर आप वो वाले तरीके से टोटल इमेजेस निकाल सकते हैं। अगर आप एमरे को यहां पर फॉलो करते हैं तो उन्होंने इंक्लाइंड मिरर में ही काम किया है, और इंक्लाइंड मिरर में बच्चों इमेजेस 3 बनेंगी या 4 बनेंगी तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इतना काम क्यों करें? प्लेन मिरर हमेशा आसानी से समझ में आता है, तो मेरा मानना है आपको ये ज्यादा सुटेबल रहे। इसमें आपने जीटा इक्वल टू जेड² रखा और इस तरह से किया कि वो दोनों खींचे पीछे, एक -π/2 और एक +π/2 पे बाउंड्री आ गई, तो प्लेन मिरर बन गया हमारा। प्लेन मिरर बना तो 8 सोर्स और सेंटर इधर है, 8 इमेज उनके पीछे बन गई। अब बन गई तो इन चारों की वजह से कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखा, बस उतना ही लिखना है, बाकी तो कैलकुलेशन है। फिर क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। हम्म, यस सर। ठीक। तो इस तरह से हम लोग इन सवालों को करते हुए चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन और, तब तक हमारे पास समय है, मैं लिखा देता हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं इसको। हम लोग ऐसा करते हैं 6:45 पे जोड़ते हैं।